प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य। तो बच्चों, इस पाठ में हम इन सभी टॉपिक के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज हम भाषा के बारे में सीखेंगे कि भाषा क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका संपर्क समाज के अन्य लोगों से होता है। उन तक अपने भावों एवं विचारों को पहुंचाने के लिए उसे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। कि बच्चों, हमें अपने मन के जो विचार हैं, भाव हैं, अगर हमें किसी दूसरे तक पहुंचाने हैं तो इसके लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसे ही बच्चों भाषा कहा गया है। अब भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी। मतलब बच्चों कि ऐसी वाणी जिसका कोई अर्थ हो। यह वाणी का वरदान ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही दिया है, जो उसे अन्य जीवों से विशिष्ट बनाता है। उपरोक्त विवरण के आधार पर भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। भाषा सार्थक ध्वनि का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। कि इस परिभाषा में बच्चों 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। भाषा एक तो सार्थक ध्वनि का समूह है, जिसके आधार पर हम अपने विचार दूसरों के सामने रख रहे हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, यानी समझते हैं। तो आपको इस परिभाषा को याद करना है। आगे बच्चों, कभी कभी संकेतों के द्वारा भी अपने भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे यातायात पुलिस का सिपाही गाड़ियों के चलने तथा रोकने के लिए संकेत करता है, लेकिन कभी कभी संकेत अस्पष्ट होने के कारण उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। कि बच्चों, कई बार अगर किसी को यातायात के नियमों का ज्ञान नहीं है तो वह उनके संकेतों को नहीं समझ पाएगा, इसलिए इस सांकेतिक जो भाषा है इसे व्याकरण की दृष्टि से भाषा नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से बच्चों भाषा के जो रूप हैं, मुख्य रूप से 2 रूप बन जाते हैं भाषा के। नंबर 1 है मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। ये भाषा के रूप कहलाते हैं। मौखिक भाषा अपने विचार बोलकर प्रकट करना और सुनकर ग्रहण करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यही भाषा का मूल रूप है। कि बच्चों, इसे मूल रूप कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया गया था। इसमें बोलना और सुनना दोनों बातें आती हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं कि अध्यापिका बच्चों को बोलकर समझा रही है और बच्चे सुनकर अध्यापिका की बात को ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे इसे सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भाषा के इस रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है। भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनाना, कविता पाठ, समाचार वाचन, संवाद बोलना आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। कि बच्चों, एक तो इसको सीखने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम स्कूल आने से पहले ही भाषा को बोलना सीख जाते हैं। और यह भाषा का अस्थायी रूप, क्योंकि कुछ समय तक ही हम इसको याद रख सकते हैं। सुनी हुई बात को कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। दूसरा है जो लिखित भाषा। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के उपरांत यानी बाद में हुआ। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है, क्योंकि बच्चों एक बार जो बात लिख ली जाती है वह लंबे समय तक हमारे पास रहती है। उसे हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह ज्ञान के संचय का साधन है कि हम अपने ज्ञान को इकट्ठा करके रख सकते हैं लिखकर। निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, कविता पाठ, कहानी लेखन, पत्र लेखन, संस्मरण जो अपने याद के आधार पर, याददाश्त के आधार पर निबंध लिखते हैं उसको संस्मरण कहते हैं, तथा लेख आदि लिखित भाषा के रूप कहलाते हैं। जैसे चित्र में एक
बच्ची अपनी बातों को लिखकर संचय कर रही है, यानी सेव कर रही है। इसके अलावा बच्चों भाषा के कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे मातृभाषा, कि मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे किसी ने पंजाब में जन्म लिया तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार के लोगों से ग्रहण करता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। लेकिन बच्चों व्याकरण की दृष्टि से भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? यस, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मातृभाषा के अलावा बच्चों भाषा के और भी कई रूप हैं, जैसे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी, पोलैंड में पोलिश, जापान में जापानी, रूस में रूसी, ये इन देशों की राष्ट्रभाषा है। क्योंकि भारत में बच्चों ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अगला राजभाषा। किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के प्रयोग के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कि बच्चों सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया वह हिंदी है, तो अपने देश की राष्ट्रभाषा राजभाषा भी हिंदी है और इसे स्वीकृति दी गई थी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा। इसलिए बच्चों भारत में इस दिन अर्थात 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला बच्चों मानक भाषा। समाज के शिक्षित वर्ग तथा शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। कि बच्चों जिस भाषा का प्रयोग शिक्षित वर्ग यानी पढ़े लिखे लोग करते हैं, जो सभ्य लोग करते हैं, सज्जन लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा गया? मानक भाषा। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है, यानी इसमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा, साहित्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आजकल कार्य क्षेत्र में हिंदी के प्रचलन के कारण इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। भाषा का मान्यता प्राप्त रूप ही मानक रूप कहलाता है। कि बच्चों मानक भाषा का जो रूप है उसे मानक भाषा, मानक रूप कहा गया है। आओ जाने कुछ अमानक और मानक रूप। कि कुछ बच्चों शुद्ध और अशुद्ध रूप। अमानक रूप का मतलब है अशुद्ध, कि इस तरह से ये अशुद्ध रूप है। मानक रूप इस तरह से लिखा जाता है, द और ध को अलग अलग लिखा जाए। तो बच्चों ये जब कई बार हम ख लिखते हैं तो हम इस तरह से लिख देते हैं, ये अमानक रूप है, जबकि ख को इस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो आपको ये पढ़ लेने हैं। ये अमानक रूप जो अशुद्ध रूप हैं, मानक रूप जो शिक्षित लोग प्रयोग करते हैं, शिक्षा में हमें जिनका प्रयोग करना चाहिए, ये मानक रूप हैं। कि विद्यालयों को इस तरह से लिखने की बजाय हमें अलग अलग वर्ण इस तरह से द और य को अलग अलग दिखाना चाहिए। तो ये मानक रूप आपको पढ़ लेने हैं, ये शुद्ध रूप कहलाते हैं। अब बच्चों भारत के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, कि हमारे देश में अनेक तरह के लोग रहते हैं इसलिए अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो संविधान ने बच्चों इन 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जिसमें हिंदी, असमिया, बहुत सारी भाषाएं हैं। ये आपको लर्न कर लेनी है कि 22 कौन कौन सी भाषाएं जो संविधान ने जिनको मान्यता दी है। इनमें से बच्चों हिंदी को ज़्यादातर देश के हिस्से में बोला जाता है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा बन गई है। क्योंकि हिंदी में बहुत सी विशेषताएं हैं बच्चों, कि हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने लिखने में समान है, कि जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। हिंदी भाषा के सर्वाधिक बोली जाने वाली तथा लोकप्रिय भाषा है, कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन में अक्सर वी की ध्वनि व
परंतु हिंदी में अक्सर ए की ध्वनि भी ए होती है। कि बच्चों हिंदी भाषा की जो लिपि है जिसमें ध्वनियों का जिक्र आएगा, आगे हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हिंदी को जैसे बोला गया वैसे ही लिखा जाता है, जबकि अंग्रेजी में या कई ऐसी भाषाओं में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में देखा होगा आपने, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको जैसे लिखा जाता है वैसे नहीं बोला जाता, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट साइलेंट हो जाते हैं। हिंदी फिजी देश की राजभाषा है तथा यह मॉरिशस, त्रिनाद, टोबैगो, सुरिनाम, मलेशिया आदि में भी मुख्य रूप से बोली जाती है। यानी अनेक विदेशों में भी बच्चों हिंदी का प्रचलन बढ़ गया है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा है। संपर्क यानी एक दूसरे से हम विचारों का आदान प्रदान करने में इसी भाषा का ज़्यादा यूज करते हैं। यह भारत में 18 करोड़ निवासियों की मातृभाषा, 30 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है। इसीलिए बच्चों ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा इसे मिल पाया। इन प्रदेशों में ये भाषा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं हिंदी भाषा के हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित विज्ञान समाचार तथा सभी लोकप्रिय धारावाहिक एवं कार्यक्रम हिंदी भाषा में हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द समाहित हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली की इन भाषाओं के शब्द भी हिंदी में शामिल किए गए हैं। कि कई ऐसे शब्द हैं बच्चों जो अंग्रेजी के हम हिंदी में यूं का यूं प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। हमने आज भाषा के बारे में डिटेल में समझ लिया है। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम लिपि के बारे में। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।